नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संडे स्पेशल माय एक्सपर्ट डॉक्टर के क्वेश्चन आंसर सेशन में। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि हम हर संडे हर रविवार को आप लोगों ने जो भी हफ्ते भर सवाल पूछे हैं कमेंट सेक्शन में, उन सवालों को लेके एक सेशन बनाएंगे जहां आपको उन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। पिछले पूरे हफ्ते में आप लोगों ने भर भर के सवाल पूछे हैं, उसमें से कुछ का जवाब मैंने वही कमेंट सेक्शन पर दे दिया है। कुछ सवालों को मैं आज एड्रेस करने वाली हूँ, आज उनका जवाब देने वाली हूँ। और अगर आपका सवाल आज के सेशन में नहीं लिया गया है तो बिल्कुल उदास मत होइएगा। आपको सिर्फ करना ये है कि कमेंट सेक्शन पे एक बार लिख देना है कि हमारा सवाल नहीं लिया गया है। मैं प्रायोरिटी बेसिस पे उस सवाल को अगले सेशन में इंक्लूड करूंगी। ये हमारा वादा है कि किसी का भी सवाल जो है वो अनआंसर्ड नहीं रहेगा, सबको जवाब दिए जाएंगे। जब आप सवाल पूछोगे तब आपको जवाब मिलेंगे, तब आपके जीवन में बदलाव आएंगे और तभी आपकी सेहत अच्छी बन पाएगी। तो जैसे ही आज का वीडियो खत्म होगा, अगले सेशन के लिए आज ही क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे डाल देंगे, क्योंकि जिनका क्वेश्चन पहले आता है ना, हम ऑटोमेटिकली उनका क्वेश्चन पहले उठा लेते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं बिना देरी के। आपके सवाल माय एक्सपर्ट डॉक्टर के जवाब। सवाल ये है कि HbA1c 6.5 है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 140 है, अभी तक कोई दवाइयां नहीं ले रहे हैं, क्या दवाइयां लेनी शुरू कर देनी चाहिए? पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपका HbA1c 6.5 के आसपास है तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटीज की रेंज में आते हैं। अगर आप 100% देते हो और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे फोकस करते हो तो आपको दवाइयों पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके लिए आपको 5 मेजर चीजें करनी पड़ेंगी। मैंने मेरे बहुत सारे पेशेंट्स की डायबिटीज जो है वो रिवर्सल स्टेज में लाई है। काफी सारे पेशेंट्स हैं जो पहले डायबिटीज की दवाइयों पे थे पर अब वो दवाइयां नहीं ले रहे हैं। तो इन शॉर्ट, डायबिटीज रिवर्सल एक रियलिटी है, पर आपको सही लाइफस्टाइल चुननी पड़ेगी। इसके लिए आपको 5 मेजर चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले अपने खाने में ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट जो है उसको कम करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली भारतीय खाने में कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट बनाया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा, कार्ब रिडक्शन पे वो शॉर्ट था। करना आपने सिर्फ यही है कि जो गेहूं की रोटी खा रहे हैं उसकी जगह आपको मिक्स आटे की रोटी खानी है। चावल जो खा रहे हैं उसकी जगह आपको ब्राउन राइस, बगर राइस, समा राइस, ये सारी चीजें खानी है आपको। इसके अलावा जो मिलेट्स होते हैं जैसे कि जवार, रागी, किनोआ, इन सबको अपने डाइट में ऐड करना है, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कार्ब लोड जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है। इसके अलावा अगर आप शक्कर वाली चाय पी रहे हैं या बेवरेजेस ले रहे हैं उसकी जगह आपको विदाउट शुगर ट्राई करना चाहिए। उसके साथ साथ जब आप खाना खा रहे हैं तो उसमें पहले आपको कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत नहीं करनी है, पहले आपको फाइबर लेना है। फॉर एग्जाम्पल सलाद है, भाजियां हैं, सब्जियां हैं। उसके बाद आपको प्रोटीन सोर्स लेना है, जैसे कि दाल है, चना, छोला, राजमा है, बाकी अंडा है, मछली है, ये सारी चीजें। और फिर आपको लास्ट में कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे कि आपका चावल, रोटी, ये सब ट्राई करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो शुगर स्पाइक है या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से जो ग्लूकोज बन रहा है वो कम बनेगा और आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक नहीं होगी तो शुगर बढ़ेगी भी नहीं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपने बॉडी में शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा आपको रात को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है और रात का खाना आपको हल्का फुल्का रखना है जिसमें कार्ब बहुत कम होना चाहिए। इसके अलावा पूरे दिन में कम से कम 40 से 45 मिनट की एक्सरसाइज आपने जरूर करनी है। उसमें हफ्ते में 4 दिन जो है आपको मॉडरेट लेवल एक्टिविटी कार्डियो एक्सरसाइज करनी है और हफ्ते में 1 से 2 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी है। इसके अलावा आपको स्ट्रेस कम रखना है, बीच बीच में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। पॉसिबल होता है तो म्यूजिक मेडिटेशन आप ट्राई कर सकते हो। जो भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आपको पसंद है आप वो सुन सकते हो, उससे भी आपका दिमाग थोड़ा शांत होता है, जो बहुत जरूरी है अगर आपको स्ट्रेस कम करना है। देखिए, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि डायबिटीज कंट्रोल में करने के लिए या तो आप दवाइयां खा सकते हो, नहीं तो आपको डाइट और एक्सरसाइज पे फोकस करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। पूरी कहानी जो है वो थोड़ी सी अलग है। इसमें स्ट्रेस के बारे में कोई बात नहीं करता, जबकि बहुत सी स्टडीज में यह बताया गया है कि स्ट्रेस जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है डायबिटीज डिफाइन करने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा लोगों को बोलते हुए कि उनकी लाइफ में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई और उसके बाद डायबिटीज डिटेक्ट हो गई। तो ये हमको दर्शाता है कि स्ट्रेस जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है और 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब एक्चुअली में बहुत बड़ा टॉपिक है तो मैं आपको आज के सेशन में पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था 10 गोल्डन रूल्स टू गेट रिड ऑफ डायबिटीज। वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से 10 के 10 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल था कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन पे जब मैंने वीडियो बनाया था उसको देख के उसके रेफरेंस में शायद किसी ने पूछा है कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन डायबिटीज के पेशेंट वाले लोग फॉलो कर सकते हैं क्या। उस वीडियो के अंत में ही मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया था कि जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको किसी ना किसी के गाइडेंस में ही कैलोरी रेस्ट्रिक्शन ट्राई करना चाहिए। वो कर सकते हैं,
बट उनको गाइडेंस लगेगी। वैसे अगर आप लोगों ने कैलोरी रेस्ट्रिक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है, इसके साथ साथ जियो 100 साल वाला वीडियो नहीं देखा है, तो वो जरूर देखिएगा। माय एक्सपर्ट डॉक्टर के फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं वो उन दोनों वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनमें मैंने एक ब्रीफ आउटलाइन दी है कि लंबा जीने के लिए कौन कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे परिवार के सभी लोग लंबा जिए, तो वो 2 वीडियो तो आप जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। किसी ने पूछा था कि हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, ये किस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है, ये जानना चाहते थे वो। तो देखिए, हेयर फॉल के लिए बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं वो जिम्मेदार हो सकती हैं। उसमें से पहली आती है आपकी आयरन। आयरन की कमी से बहुत ज्यादा लोगों के हेयर फॉल होते हैं। इसको चेक करने के लिए आप सीरम आयरन स्टडी या आयरन प्रोफाइल करवा सकते हो, हीमोग्लोबिन चेक करवा सकते हो। इस पूरी प्रोसेस को आप और डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने आयरन की कमी कैसे पूरी करें उस पर वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगी, वो आप जरूर देखिएगा। दूसरी डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये बहुत कॉमन होती है। 85% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है इंडियंस में, और इसको चेक करने के लिए सीरम विटामिन D3 ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। इसके अलावा बायोटिन डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, इसको भी आप सीरम विटामिन B12 ब्लड टेस्ट करा के चेक कर सकते हो। फिर जिंक डेफिशिएंसी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, एसेंशियल फैटी एसिड जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, इसकी डेफिशिएंसी से भी बाल कमजोर हो सकते हैं, बाल झड़ के गिर सकते हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी भी एक फैक्टर है, एंड सेलेनियम डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण हेयर लॉस हो रहा है, जैसे कि जेनेटिक रीजन है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, फॉर एग्जांपल PCOD है, थायराइड की प्रॉब्लम है। अगर आप फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस में हैं उसके कारण भी हेयर लॉस हो सकता है। कई लोग की हेयर स्टाइल प्रैक्टिस जो रहती है वो अच्छी नहीं होती, बहुत छोटी जोर से बांधते हैं, उसके कारण भी बाल जल्दी टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर किस तरह का आप शैम्पू यूज कर रहे हो, स्कैल्प केयर कितनी अच्छी कर रहे हो आप, फिर जहां आप रहते हो वहाँ पॉल्यूशन का लेवल कितना है, पानी कितना खारा आता है, आपकी एज क्या है, कौन कौन से केमिकल्स आप यूज कर रहे हो अपने बालों पे, ये सारे फैक्टर्स डिफाइन करते हैं कि आपकी जो हेयर लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है जिसको बहुत सारे लोग फेस करते हैं। तो अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हेयर फॉल करके लिख दीजिए, मैं आपको उसमें एक डिटेल वीडियो बना के दे दूंगी। अगला क्वेश्चन है कि पपाया के जो बीज हैं इसको सुखाना कैसे है, इसको बनाना कैसे है। तो देखिए, पपाया सीड जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत हेल्दी होते हैं। इसमें पेपेन एंजाइम रहता है जो आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस को अच्छा करता है, आपको कब्ज की तकलीफ नहीं होने देता। इसके साथ साथ एंटी पैरासिटिक भी होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। तो ओवरऑल पपाया के बीज जो है बहुत हेल्दी होते हैं। तो पपाया के सीड्स को एक्चुअली आपको बनाना कैसे है, तो जो अच्छी क्वालिटी का पपाया लेना है आपको, उसमें से उसके बीज जो है वो निकाल लेने हैं। निकालने के बाद उनको अच्छे से धो लेना है पानी के नीचे, और उसके बाद उनको एयर ड्राई करना है एटलीस्ट फॉर 2 to 3 days। हवा लगने दीजिए, सूखने दीजिए उसको। अगर आप इस प्रोसेस को फास्टन करना चाहते हैं तो थोड़ा एक टिश्यू पेपर लेके उनको अच्छे से पोंछ लीजिए और उसके बाद उनको हवा में छोड़ दीजिए 1 से 2 दिन, वो सूख जाएंगे। सूखने के बाद अगर आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करके रखना चाहते हो 1 महीने के लिए, तो आप उसको डार्क प्लेस में किसी अंधेरी जगह पे स्टोर करके रख सकते हो जहाँ पर सूरज की किरण न पड़ती हो। अगर आप उसको लंबा स्टोर करना चाहते हो फॉर एग्जांपल 6 महीने तक, तो आपको उसको फ्रीज करके रखना पड़ेगा। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि 1 महीने वाला काम जो है वो ठीक है, लंबा आप उसको स्टोर ना करें, क्योंकि जितना लंबा आप उसको स्टोर करोगे ना उसके एंजाइम जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे और जितना फायदा आपको मिलना चाहिए उतना फायदा मिल नहीं पाएगा। तो आप उसको 1 महीने के अंदर अंदर कंज्यूम कर लीजिए। अब उसको खाना कैसे है, तो या तो आप उसको डायरेक्टली ले सकते हो एज बीज फॉर्म जो है, या तो आप पाउडर करके ले सकते हो। अगर डायरेक्टली ले रहे हो तो 1 से 2 छोटी चम्मच, टीस्पून जो है उतना ही लेना है आपको 1 दिन में, और पाउडर करके ले रहे हो तो आधे से 1 चम्मच आपको लेना है। इसको आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन ही लेना है। आप डायरेक्टली पानी में बॉईल करके ले सकते हो, या तो फिर जो खाना खा रहे हो उसके ऊपर छिड़क के खा सकते हो। किसी भी तरह में आपको फायदा अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, वेट गेन हो रहा है, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आज जब हम प्रैक्टिस करते हैं एज डॉक्टर्स, तो हमारी क्लिनिक में हर दिन कम से कम 2 से 3 लोग ऐसे आते हैं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, चाहे वो थायराइड के हो, कॉर्टिसोल के हो, इंसुलिन के हो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के हो, और उसके साथ साथ उनको वेट गेन भी हो रहा है। तो अगर आप सिंपल शब्दों में जानना चाहते हैं तो इसमें आपको लाइफस्टाइल अच्छी रखनी पड़ेगी। एक्सरसाइज जो है वो एक मस्ट है, वो आपको करनी ही करनी चाहिए। अपने आप को जितना फिजिकली एक्टिव रखोगे आपके हार्मोन्स उतना अच्छे होते जाते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेस आप कम लीजिए, अपना नींद अच्छा रखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉलो कीजिए। बाहर का खाना पीना जो प्रोसेस्ड है, पैकेज्ड फूड है, उसको एकदम कम कर दीजिए। नमक कंट्रोल में लीजिए आप। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप कर सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मैं इस छोटे से वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके न बता पाऊं, पर मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में हार्मोनल इम्बैलेंस पे वीडियो बनाना है तो यस लिखकर भेज दीजिए।
मैं आपको डिटेल में इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी, हो सकता है बहुत से लोगों को इससे फायदा हो जाए। अगला सवाल है मस्टर्ड ऑयल को क्या हम रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको मेरे रिफाइंड वर्सेस कोल्ड प्रेस ऑयल वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल जो रहता है, ये मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी में आता है। ये बहुत हेल्दी ऑयल माना जाता है। इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 सही प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसको आप इंडियन कुकिंग स्टाइल के लिए यूज कर सकते हो क्योंकि ये हीट स्टेबल होता है और बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेटेड डीजनरेट नहीं होता है। ये अच्छा ऑयल है, ये हेल्दी ऑयल है, नो डाउट, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमेशा एक ही तरह का ऑयल आपको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर सीड ऑयल में या हर एक पर्टिकुलर ऑयल में पर्टिकुलर विटामिन एंड मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं, किसी में कुछ कम मात्रा में होता है। अगर आप एक ही ऑयल यूज करते जाओगे तो उसमें जो भी मौजूद है वो आपकी बॉडी में एक्सेस में चला जाएगा। और जैसा कि हम सब कहते रहते हैं, जीवन का सार मध्य में होता है, किसी भी चीज का एक्सेस हमारी बॉडी में अच्छा नहीं होता। इसीलिए हर 2 से 3 महीने में आप जो भी ऑयल यूज कर रहे हैं उसको स्विच करते रहिए। और डिटेल में ये सारी चीजें समझनी है तो वो जो वीडियो मैंने बताया था आपको कोल्ड प्रेस ऑयल वर्सेस रिफाइंड ऑयल, वो एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्लैक कॉफी पीने से कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, तो क्या ऐसे कंडीशन में घी कॉफी पी सकते हैं? कैफीन जो होता है ये इंटेस्टिनल मूवमेंट इंक्रीज करता है, तो एक्चुअली उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट बहुत से लोग ऐसा नोटिस करते हैं कि जब वो चाय और कॉफी पीते हैं, कैफेनेटेड ड्रिंक पीते हैं, तो उनको मोशन पास करना इजी होता है। ब्लैक कॉफी से आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉबेबली इसलिए हो रहा है क्योंकि उससे आपकी एसिडिटी बढ़ रही है, जिसके कारण आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा और उसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। इन दैट केस अगर आप घी कॉफी लेते हो तो देयर आर चांसेस कि वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज घी जो है वो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ब्यूटेरिक एसिड प्रेजेंट होता है उसमें, जो आपकी गट के बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है। उसके साथ साथ इंटेस्टाइनल मोबिलिटी इंक्रीज करता है, प्लस जो आपके इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल्स है उसको लुब्रिकेट करता है ताकि इजीली आपको मोशन पास हो पाए, सॉफ्ट स्टूल हो पाए। तो ये सब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको एसिडिटी से भी थोड़ा आराम मिल सकता है बिकॉज यू आर टेकिंग घी। पर कॉन्स्टिपेशन पर से अगर प्रॉब्लम है आपको तो वो पूरी तरह से रिलीव नहीं होगी घी कॉफी से। उसके लिए आपको और भी चीजें करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको आपके डाइट में फाइबर इंक्लूड करना पड़ेगा। एटलीस्ट 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर डे लेना चाहिए, विच इज इक्वल टू 5 to 6 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट्स पर डे। अगर आप ये लेते हो सैलड्स में, सब्जियों में, फ्रूट्स में, तो कॉन्स्टिपेशन से आपको आराम मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, चाहे आप वॉकिंग करो जो बहुत अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। इसके साथ साथ कुछ योगा पोजेज हैं वो आप ट्राई कर सकते हो। मलासन में बैठने का ट्राई कर सकते हो जो आपकी बाउल मूवमेंट्स को और इम्प्रूव करता है। वेस्टर्न टॉयलेट की जगह इंडियन टॉयलेट यूज करके देख सकते हो। अपने बॉडी के हाइड्रेशन को अच्छा रख सकते हो। प्लस आपको आपका पेट साफ करने का जो टाइमिंग है वो बराबर रखना पड़ेगा। कभी दिन में जा रहे हैं, कभी शाम को जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। रेगुलर टाइम शेड्यूलिंग जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है बाउल मूवमेंट्स के लिए। स्ट्रेस फ्री होकर आपको मोशन पास करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कॉन्स्टिपेशन से आपको आराम दिला सकती हैं। हर बार दवाइयाँ लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। उसको भी अगर आपको डिटेल में समझना है तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। आपको शायद उससे पूरा आंसर मिल जाएगा, हेल्प हो जाएगी आपकी। अगला सवाल किसी ने पूछा था कि अगर कमर दर्द की तकलीफ है तो क्या जमीन पर बैठ सकते हैं? वैसे मैंने इसका भी आंसर हमारे वीडियो में दिया हुआ है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कमर दर्द की तकलीफ है तो आप जमीन पर न बैठें तो बेहतर होगा। कारण कि जब आप जमीन से उठने की कोशिश करोगे तो आप कमर का यूज करोगे। ऐसा करने से जो मांसपेशियां हैं वो अकड़ सकती हैं और आपको बहुत दर्द होगा। इसीलिए कोशिश करिए कि आप कुर्सी पर बैठें, कुर्सी से ही उठें, और बैठते उठते टाइम आप बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट लेके उठे, जल्दी में ना उठे। तो मोटा मोटी सारे सवालों के जवाब मैंने आपको आज दे दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज ये क्वेश्चन आंसर सेशन से आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मालूम पड़ी होंगी जो आप अपनी हेल्थ में, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और अपनी सेहत को आप अच्छा कर सकते हो। यही तो हम चाहते हैं, हम सब सेहतमंद रहें, एक अच्छी कम्युनिटी बने। तो आप फटाफट से अगले क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए अभी से क्वेश्चंस डालना कमेंट बॉक्स में शुरू कर दीजिए। आपको उन सभी का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले रविवार को माय एक्सपर्ट डॉक्टर क्वेश्चन आंसर सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।